अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कल 2 मई को कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में काबीना का इजलास तलब कर लिया। यानी वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कल काबीना का इजलास तलब किया और इजलास के बारे में कहा यह जा रहा है कि उसमें 15वीं आइनी तरमीम पेश की जाएगी। यानी उस एजेंडे में 15वीं आइनी तरमीम भी शामिल है जो इजलास कल होने जा रहा है कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में। इसका मतलब ये हुआ कि 15वीं आइनी तरमीम के हवाले से जो मसवदा है हमारी ये भी इतलात हैं कि वो भी मुकम्मल हो गया और वो मसवदा कल के इजलास में जो अरकान हैं उनके सामने पेश किया जाएगा। इसके अलावा जो ज़ाहिर सी बात है वजारतों में जो इजाफा है वो भी मामला ज़ेर बहस आएगा, चूँकि हुकूमत साजी में सबसे पहला काम है जो वो है वजारतों को कंप्लीट करना। लेकिन उससे पहले भी जो नज़र आ रहा है वो है 15वीं आइनी तरमीम, और उसके साथ ही चूँकि जुड़ा हुआ मामला है उसी 15वीं आइनी तरमीम में भी जो वजारतों का इजाफा है वो भी शामिल होगा। 15वीं आइनी मतलब तरमीम अगर शादी भी की जाती ना, कोई और चीज़ ना भी होती जिसमें वजारतों का इजाफा ही किया जाता, तब भी आइनी तरमीम ज़रूरी थी और वो काबीना की मंजूरी के बाद ही होनी थी। तो इसके अलावा करप्शन पे आज बात होगी। करप्शन हर तरफ करप्शन है, लेकिन इस करप्शन की रोकथाम के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। यानी अब हाल ही में अब सोशल मीडिया पर देख रहा था कि 400 से ज़ायद जाली तकर्रियों का इंकशाफ हुआ है महकमा तालीम के अंदर। उस पर भी कोई कमेटी काम कर रही है, लेकिन ये कमेटियां जो हैं ये खित्ते की क़याम के बाद जो खित्ते की जो आज़ाद जो बेस कैंप की जब हुकूमत जंजाल हिल में कायम हुई थी तब से ये कमेटियां बन रही हैं और कमेटियों के जो आप कह लेना कि अंबार लगे हुए हैं फाइलों के मुख्तलिफ महकमा जात में, लेकिन होता कुछ नहीं है क्योंकि ये सारे लोग शामिल होते हैं ना जो इक़्तिदार के अंदर भी मौजूद होते हैं हुकूमतों में, फिर वो अगर वो अपोजिशन में चले जाते हैं तो आने वाले उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। ये भी बात होगी, लेकिन हम आगाज़ करते हैं 15वीं आइनी तरमीम। चूँकि आज़ाद कश्मीर हुकूमत का पहला बड़ा स्टेप सामने आया और वो अब इस पर क्या करेंगे, इस वक्त हमें आज खुसूसी तौर पर वीडियो लॉग में हमें गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ मुर्तज़ा दुरानी साहब सीनियर सहाफ़ी और सीनियर सहाफ़ी हैं बशारत अब्बासी साहब। ये दोनों लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुर्तज़ा दुरानी साहब से आगाज़ करते हैं। ये खबर आज इन्होंने ब्रेक की है कि 15वीं आइनी तरमीम के लिए जो इजलास है वो कल काबीना का इस्लामाबाद में होगा। दुरानी साहब वेलकम कहता हूँ, बड़ी खबर ब्रेक कर दी। और आप क्या समझते हैं कि पहले तो ये बताइए मसवदा तैयार हो गया होगा तो इसीलिए चल रही चीज़ें, मेरी भी ये इतलात हैं कि आज़ाद कश्मीर का जो लॉ डिपार्टमेंट है इस हवाले से मसवदा तैयार कर चुका है, तो ये बताइएगा ज़रा ये क्या 2 रुकनी काबीना के साथ इजलास होगा ना? जी बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। एक्चुअली वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब ने जब हलफ उठाया तो ये हलफ उठाने के बाद उनकी काबीना का पहला इजलास होगा जो कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने जो पहला इजलास रखा उसको मुजफ्फराबाद में रखना चाहिए था कैपिटल में, ताकि वो इस रवायत को तोड़ सकते कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है वो कश्मीर हाउस में बैठ के काम करती है, यहाँ से ऑपरेट करती है। क्यों इस पर बहुत ही लोग एतराज़ कर रहे हैं बड़े ही अरसे से, सालों साल से जो है वो कैंप ऑफिस जो कश्मीर हाउस है। हालांकि आपने देखा राजा फारूक हैदर जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो वो कहते थे कि मैं इस कश्मीर हाउस को ताले लगा दूंगा, लेकिन उन्होंने भी यही रवायत कायम रखी कि वो सबसे ज़्यादा उन्होंने टाइम जो है वो कश्मीर हाउस में गुजारा। उसके बाद जो है जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए, सरदार तनवीर इलियास को देख लें, कयूम नियाज़ी साहब को देख लें, सबसे ज़्यादा टाइम इन लोगों ने कश्मीर हाउस में गुजारा। और कश्मीर हाउस जो है वो इस वक्त भी चौधरी अनवारुल हक साहब जब से उन्होंने हलफ उठाया उसके अगले रोज़, जब आपको पता है 1 रोज़ के बाद ईद थी, उसके बाद वो मुसलसल इस्लामाबाद कश्मीर हाउस में बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं। बिलाशुबा कोई उनको ज़रूरी मीटिंग्स होंगी, जाहिर है वो हुकूमत साजी के अमल में मरहले में हैं और इस वक्त तनाव का शिकार है ये सारा सिलसिला। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर हाउस से जो दारुल खिलाफा जो मुजफ्फराबाद है वो बेहतर है कि वहाँ पे बैठ के फैसले किए जाएं, किस ज़मीन बरसर ज़मीन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैंने ये खबर इसलिए ब्रेक की कि 2 मई को हमने पहले आपके प्रोग्राम में ये कह दिया था कि 2 मई को काबीना का इजलास होगा और काबीना के इजलास में 15वीं आइनी तरमीम का मसवदा पेश किए जाने का इम्कान है। और ये असम्बली इजलास की भी तो बात चल रही थी ना दुरानी साहब, क्योंकि उस पर भी मेरी इतलात है कि मैनेज नहीं हो सकी चीज़ें। अब आप देखेंगे जब हुकूमत ने ये फैसला किया कि 2 तारीख को हम काबीना का इजलास बुलाएंगे और उसमें जब
उसका एजेंडा जारी किया गया तो उसमें 15वीं आईनी तरमीम का एजेंडा जो है वो तीसरे नंबर पर उसका आइटम नंबर है। इससे पहले वज़ीर आज़म के डायरेक्टिव्स पर बात की जाएगी। उससे पहले जो है इस वक्त तक के जो एक्शन हुए हैं गवर्नमेंट की जानब से या पिछले फैसले जो काबीना के थे उनको रिव्यू किया जाएगा और फिर काबीना इजलास में 15वीं आईनी तरमीम जो है वो डिस्कस होगी। कल काबीना के इजलास की बड़ी इंपॉर्टेंस है और ये 15वीं आईनी तरमीम जो है इसकी वजह से ही आज़ाद कश्मीर हुकूमत का आइंदा का जो मुस्तकबिल है उसका तयन होगा और आज़ाद कश्मीर हुकूमत समेत जो बाकी इदारे हैं स्टेक होल्डर्स हैं वो इस 15वीं आईनी तरमीम के साथ उनके मुस्तकबिल का जो है आप समझ लें कि ये जुड़ा हुआ है सारा। अच्छा ठीक है दुरानी साहब आप हमारे साथ रहिएगा। बिशारत अब्बासी साहब की तरफ चलता हूँ। बिशारत अब्बासी साहब आप क्या देख रहे हैं? बड़ी अहम मूव है आज़ाद कश्मीर की इस हुकूमत की, यानी प्राइम मिनिस्टर की बड़ी अहम मूव है। इस जैसे दुरानी साहब ने फरमाया इस मूव के बगैर हुकूमत का आगे चलना मैं समझता हूँ कि मुश्किल है। जाहिर सी बात है इस मूव के बगैर, तरमीम किए बगैर, वह जो वुज़रा हैं उनकी तादाद में इजाफा किए बगैर हुकूमत को के लिए मसाइल हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया बिलाल। मैं इस हवाले से यही कहूँगा, मैं मुर्तज़ा दुरानी साहब की इस बात को मैं सेकंड करूँगा कि दो हुकूमतें 2 साल में 2 हुकूमतें तब्दील हो चुकी हैं और उसकी शायद बुनियादी वजह यही थी कि 16 वुज़रा और 32 रुकनी अगर पार्लिमानी पार्टी हो तो उसमें सिर्फ 16 वुज़रा ही हों, बाकी सारे लोग भी उस तरह करते थे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज़ाद कश्मीर की जो रियासत है वो जिला रावलपिंडी से कम आबादी की अमल है, जहाँ आपका पूरा एक स्ट्रक्चर है जो एक रियासत पूरी रियासत का स्ट्रक्चर होता है। तो बाज़ लोग ये भी कहते हैं जी कि इस आईनी तरमीम से जो है ना वो अखराजात में इजाफा होगा। क्या आपके सेक्रेटरीज रिटायर हो गए हैं या रिटायर होने वाले हैं, आपके ब्यूरोक्रेट जो रिटायर हो गए हैं, उनके पास कोई जस्टिफिकेशन है कि उन्होंने रियासत को क्या दिया? और बाज़ लोग, मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत को स्टेबल करने के लिए ये तरमीम जरूरी थी और हुई है। और जिन साहब ने माजी में ये तरमीम की 13वीं तरमीम लाए थे जनाब राजा फारूक अदर साहब, उन्होंने अपने यहाँ तो 32-33 रुकनी फ्लैग होल्डर रखे, झंडी बरदार रखे, लेकिन जब तरमीम पास करवाने के वक्त उन्होंने उसमें ये लिखा कि आइंदा ये इसकी इम्प्लीमेंट आइंदा से होगी। तो जिसकी वजह से दो हुकूमतें तब्दील हो गई। रियासत के अंदर जो है वो निज़ाम तामीर और तरक्की का निज़ाम ठप रहा। और अल्लाह के दुरानी बिशारत अब्बासी साहब, होना तो ये चाहिए था जब फारूक हैदर खान साहब ने अमेंडमेंट की थी तो उसी वक्त से लागू होना चाहिए था ना कानून, उसी वक्त से लागू होना चाहिए था ना। ये बिल्कुल मैं आपकी इस बात को भी ये सेकंड करूंगा कि उसको उस वक्त से होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने आप को स्पेस दिए रखा, अपने आप को स्पेस दिए रखा कि मेरे यहाँ जो है ना वो ये लोग बगावत ना कर दें और अगली हुकूमत के लिए उन्होंने ये तरमीम कर दी। ये तरमीम रियासत में तामीर और तरक्की के लिए, हुकूमती स्टेबिलिटी के लिए मैं ये समझता हूँ ये तरमीम जरूरी थी जो लाई जा रही है। मैं इसमें एक सेकंड और बात कहूंगा कि इसी भी काबीना का जो 2 रुकनी काबीना और जनाब वज़ीर आज़म उसमें होंगे। ये एहतसाब एक्ट में जो माजी की हुकूमत ने जो एहतसाब ब्यूरो के जो दांत निकाल दिए थे, जो ना नोटिस ले सकता था एहतसाब ब्यूरो, ना किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता था, आप मुफ्त में 19 करोड़ का सालाना बजट उस एहतसाब ब्यूरो पे खर्च कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ 19 करोड़ रुपया जाया हो रहा है। लिहाजा इसी तरमीम के साथ एहतसाब एक्ट में भी तरमीम लाई जाए और एहतसाब ब्यूरो को, चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो को सुमोटो एक्शन का इख्तियार दिया जाए ताकि आज़ाद कश्मीर के अंदर करप्शन रुक सके। खत्म तो आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं हो सकती करप्शन, लेकिन रुक जरूर सकती है जी। नहीं तो कैसे होगा इस पे जरा मुझे आखिरी में आपसे फिर मैं दुरानी साहब की तरफ वापस जाऊंगा। करप्शन तो इस कदर बढ़ चुकी है, महकमे तो बिल्कुल दिवालिये के करीब पहुंच चुकी है। किसी भी महकमे का रिकॉर्ड उठा के देखिए, ब्यूरोक्रेसी वहां पे लूट मार करती हुई नजर आएगी। किसी भी महकमे का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जाली बिल पास होते हैं। आप जो खसूसन आज़ाद कश्मीर का जो अकाउंट्स ऑफिस है, एजी ऑफिस जिसे कहा जाता है, वहां पे तो कानूनी तौर की शक्ल दे दी गई है 10% रिश्वत को। सरकारी जो महकमों के बिल जाते हैं उस पे 10% हर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस के अंदर लिया जाता है। ये तो जबान ज़द आम है, आपके भी लम्हे होगी ये बात। जी बिल्कुल इसी तरह है, जो कि हम
सारे लोगों के जरिए अमाइश को जानते हैं, सारे लोगों को जानते हैं, सारी टॉप टू बॉटम ब्यूरोक्रेसी सारी को जानते हैं। और उसमें भी ये वजह उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब एहतसाब का निजाम फाल नहीं है, एहतसाब ब्यूरो में आप जो लोग भर्ती हैं वो सारे के सारे उनमें से गालिब अक्सर जो है वो अडाक लोगों की है, 42 उसमें जो है वो जो मुलाजमीन है वो जरीदा हैं और 99 ऑफिसरान जो है वो गैर जरीदा है। उस आज़ाद कश्मीर के अंदर एहतसाब का निजाम फाल न होने से जो है वो रियासत में जो करप्शन बढ़ी और उसमें मैं समझता हूँ हर एक का हिस्सा है, हर एक ने हिस्सा दिया है। लेकिन मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म से ये तवक्को की जा सकती है और मैं पुरुमीद हूँ और लोगों को भी पुरुमीद होना चाहिए कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो आज़ाद कश्मीर में करप्शन रोकने के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम उठा सकेंगे जो अवाम की बुनियादी ज़रूरत है। लोगों को कम लोगों को टूटी नलके से सरोकार है। जब लोग ये देखते हैं कि रियासती वसाइल लूटने वालों को जब लोग देखते हैं तो उस वक्त उनकी तशवीश बढ़ जाती है और रियासत में ज़ाहिर है निज़ाम फाल नहीं है। सवाए इसके कि जब बरशद सुल्तान साहब ने अपने दौरे हुकूमत के आखिरी अयाम में एहतसाब ब्यूरो का इदारा कायम किया था, उस वक्त उन्होंने जो एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन लगाया था, उस एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन ने जो की थी अपना जो गिरफ्तारियां की थी, जस्टिस रिटायर्ड शेख बशारत हुसैन एहतसाब में एक बड़ा नाम देखा जाता है। ठीक है, उसमें भी आप ये देखें कि 63 सरकारी अफसरान ने प्री बारगेन किया था और उनका आइन और कानून के मुताबिक प्री बारगेन इतराफे जुर्म है। वो लोग उनमें से कुछ लोग रिटायर हो गए, कुछ आज तक कंटिन्यू सर्विसेज में कंटिन्यू कर रहे हैं। और दूसरा, ना कोई वहाँ एहतसाब का निज़ाम, ना कोई एंटी करप्शन। आप ये देखें तीन अदारे हमारे काम है, एहतसाब ब्यूरो, एंटी करप्शन और अपना दूसरा वो एक और अदारा है शिकायत, जिसमें तो मुतसिब का अदारा है या मुतसिब का अदारा। इन 3 अदारों की सवाल ये पैदा होता है कि सालाना ये तीनों के तीनों अदारे प्रेसिडेंट को अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करते हैं, लेकिन हैरानगी ये होती है क्या कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करते हैं? सिवाय किसी महकमे का एक क्लर्क गिरफ्तार कर लिया, किसी महकमे से एक पटवारी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश हो जाती है। और सालाना एंटी करप्शन और एहतसाब ब्यूरो और मुतसिब का, इन तीनों का अगर आप बजट जो इन पे खर्च हो रहा है। ठीक है बशारत अब्बास साहब, इस पे सिर्फ एक कमेंट कीजिएगा। क्या आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर कर जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर ने कहीं इजहार ख्याल किया या कोई ऐसा इरादा रखते हैं वो? चूंकि इस मखलूत हुकूमत में आप नहीं समझते कि ये एहतसाब, चूंकि ये निज़ाम जो है ये तमाम लोगों के साथ नीचे से ऊपर तक जुड़ा होता है, तो आप मुझे इस पे एक कमेंट कीजिएगा, सिंगल हाँ या ना। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी जो पहली हेल्फ उठाने के बाद जो तकरीर की थी, उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने जो दूसरी जो सुतूर उन्होंने बयान की थी, जो अपने खिताब में जो बयान दिया था, वो ये खिताब किया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग एहतसाब होता देखेंगे। और मैं समझता हूँ आप देखें, ये हुकूमत अभी 136 गाड़ियाँ, वज़ीर-ए-आज़म के एक हुक्म पे 136 गाड़ियां, वो गाड़ियां जो लोगों के पास थी, कोई इंटाइटल नहीं थी, वो 136 गाड़ियां जो है वो सेंट्रल पोल में जमा हुई हैं। और उनमें से 42 गाड़ियां 2022 मॉडल है जो इंटाइटल ही नहीं है लोगों को, उनके पास थी। इसलिए जो आदमी अगर रियासत को दुरुस्त कर सकता है, मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को ये उम्मीद रखनी चाहिए कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर में इस रियासत की निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए जो इक़दाम उठा रहे हैं वो खातिर ख्वाह बहुत। देखें, जो इस वक्त तक बशारत अब्बासी साहब वज़ीर-ए-आज़म के जो इस वक्त तक के इक़दाम हैं उनको लोग बड़ा सराह रहे हैं, ठीक है, अप्रिशिएट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के स्टेप्स को, और उनसे ये वाबस्ता करके रखे हुए हैं कि आइंदा भी चलेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि लोग उनके साथ चलेंगे और गुड बुक में ही वो रहेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं दुरानी साहब की तरफ चलता हूँ। बशारत भाई साहब, दुरानी साहब, करप्शन पे बात हो गई, आप क्या देखते हैं? ये बहुत मुश्किल टास्क लगता है मुझे, क्योंकि जैसे मैंने बात की कि ये देखें ना, महकमा तालीम में 491 जाली तकरीरों का शोर मचा हुआ है। साल 2019 से 2021 तक के दौरान कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर का जो महकमा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी
है इसमें ये इडाक तकरीरियाँ जो हैं ये की गई, इसमें मोस्टली जो तकरीरियाँ थी ये एक रिपोर्ट महकमे की अपनी रिपोर्ट कहा जा रहा है कि वो खिलाफ कवायद थी। ऐसा तो आज़ाद कश्मीर के हर महकमे के अंदर होता है। अब इसमें कहा जा रहा है कि दो जो इस महकमे के हेड्स थे ब्यूरोक्रेसी में, जो सेक्रेटरीज होते हैं, वो शामिल थे। अब आखिर में नाम ब्यूरोक्रेट्स का आ जाता है। हर दौर के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो वुज़रा होते हैं, वो इडाक तकरीरियों में ज़्यादा हाथ तो उनका होता है, लेकिन एंड पे ब्यूरोक्रेसी का नाम आ जाता है। अब इस पे आप क्या समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी भी, मैं इस हद तक समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी को गलत काम नहीं करना चाहिए। वो गलत काम इसीलिए करते हैं कि 10 काम अगर उन्होंने किसी मिनिस्टर के गलत करने होते हैं या किसी सियासतदान के, तो 2 वो अपने भी डाल देते हैं फाइल के अंदर। आप क्या कहेंगे इस पे? जी बिलाल साहब, बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं ये समझता हूँ कि चौधरी अनवार उल हक साहब को बड़े चैलेंजेस का सामना है। इंतहाई किस्म के जो करप्शन, बदइंतजामी, आप देखें कि ब्यूरोक्रेसी में जो इस वक्त डिसिप्लिन की पाबंदी कोई नहीं है, ना कोई ऑफिस में हाजिरी देता है। वज़ीर आज़म ने बड़े अच्छे इक़दाम किए आते ही चौधरी अनवार उल हक साहब ने कि जी वो जो आपको पता है बायोमेट्रिक मशीनों का उन्होंने सारे इंतजामी अफसरों को कहा और DC SP ऑफिस और सारे जो बड़े, ताकि जो आम आदमी तक जो है वो ग्रास रूट लेवल तक लोगों को। अच्छा, बायोमेट्रिक मशीनों का आपने जिक्र किया ना, एक माठे से महकमे के ना एक अहदेदार से मेरी भी बात हुई, तो वो मुझे पता चला कि उस महकमे के पास जो बजट है ना, वो अब चूंकि जून तो सर पे आ गया, ये जो तरक्याती बजट शेट होता है जो खर्चते हैं ये महकमों की डेवलपमेंट के लिए या वहाँ से पैसे निकालने, तो उस महकमे के पास पैसे ही नहीं है। तो अब ये बजट भी तो एलोकेट करवाना चाहिए। ये तो फिर ये तो हुकूमत का जिम्मेदारी है या इदारों की जिम्मेदारी है, वो कैसे जो है वो मैनेज करते हैं अखराजात। लेकिन वज़ीर आज़म ने तो एक अच्छा इक़दाम कर दिया। जी हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म जो है चौधरी अनवार उल हक साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते। वो बेचारे तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह सिस्टम को जो बिल्कुल जो है ज़बूं आली का शिकार है, इंतजामी मामला, आप देखिए इंतजामी स्ट्रक्चर हमारा तबाह और बर्बाद हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे हम ऐसे जंग ज़दा इलाके में रहते हैं, या ऐसे जो इराक या ईरान या वो जो आपने अफगानिस्तान वाली हालत हुई हुई है आज़ाद कश्मीर की, इस वक्त सिस्टम ही कोई नहीं है। वज़ीर आज़म का जो अहकामात हैं वो लोग इससे समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक जो है वो सिर्फ एक डायरेक्टिव के तौर पे आ रहे हैं और बस ठीक है इसको रद्दी की टोकरी में डाल दें। चौधरी अनवार उल हक साहब से हमें बड़ी उम्मीद है, जिस तरह बिशारत साहब ने कहा कि हमें उम्मीद है, हमने इसीलिए उनको हमेशा सपोर्ट किया कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित होंगे, क्योंकि वो खुद करप्शन नहीं करना चाह रहे, उनकी नीयत करप्शन की नहीं है। उनके हमने इक़दाम देखे जब वो स्पीकर थे, आप देखेंगे उन्होंने एज ए स्पीकर असेंबली, मुझे पता है कि उनके पास जितनी सौंपदीदी पोस्टें थी, मामले खुसूसी की पोस्ट समेत, किसी को भी उन्होंने ओब्लाइज करने के लिए सियासी रिश्वत के तौर पर किसी को अपने हल्के से उसमें अपॉइंट नहीं किया। उन्होंने 18 लाख रुपए जो उनका एंटरटेनमेंट फंड था एज ए स्पीकर उनको मिलता था, वो भी उन्होंने कभी अपने दोस्तों को जो है वो नहीं, चाय पानी के लिए भी नहीं इस्तेमाल किया। तो अब उम्मीद है कि सरकारी खजाने पर जो लोग डाके डालते थे, जो डाके मारते थे, उन सब को जो खोल लग चुका है, वो चौधरी अनवार उल हक साहब के आने के बाद उन सब को जो है बड़ी मायूसी है। और सब लोग ये कोशिश करेंगे कि ये वज़ीर आज़म जो है वो जल्दी कमजोर होके इस हुकूमत से बाहर हो जाए। लेकिन दुरानी साहब, करप्शन इस कदर खा गई, ये पूरे निज़ाम को खोखला कर गई। अगर अभी भी ये प्राइम मिनिस्टर भी रोकने में नाकाम रहे या ना रोक सके, तो ये निज़ाम तो बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़ा हो चुका है गिरने के लिए। इसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं बचती ना। बिलाल साहब, मेरी गुजारिश ये है कि वज़ीर आज़म अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक वज़ीर आज़म की टीम ठीक ना उसके साथ। वज़ीर आज़म के साथ अगर वही लोग होंगे, वही वजीर बनेंगे जिनके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं माजी में लगे हैं, तो फिर वज़ीर आज़म क्या करेंगे? वज़ीर आज़म के पास तो कोई टीम नहीं होगी ना। वज़ीर आज़म को वही ब्यूरोक्रेसी ब्रीफ करेगी जिसने खुद करोड़ों रुपए की करप्शन की होगी, वही वज़रा जो है। ये तो चौधरी अनवार उल हक साहब को ब्लेसिंग है कि वो स्पेशली उनको इसलिए कि वो चेयरमैन PAC रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो एक तो महकमों को उनका रवैये का पता है, उनके बारे में लोगों को पता है, ब्यूरोक्रेसी को पता है कि किस तरह के वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्योंकि चेयरमैन PAC उनका बड़ा सख्त रवैया होता था। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म को इन PAC के इजलासों को जब वो चेयर करते थे तो उनको हर डिपार्टमेंट का इची बिची पता उनकी टिप्स पे है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे इक़दाम करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल लग रही है, क्योंकि वो माफिया
जिसको पिछले 30 सालों से खून लग चुका है उसके मुंह को, वो कभी भी वज़ीर आज़म को काम नहीं करने देगा, वो वज़ीर आज़म की समाज के आगे रोड़े अटकाएगा। और हमें जो है बैसियत कश्मीरी शहरी और एज ए मीडिया पर्सन हमें वज़ीर आज़म के हाथ मजबूत करने हैं, हम उनको हमेशा जो है अच्छी तरह जो है गाइड करना है और उनको बाहर की जो जिस तरह हमने तनवीर इलियास साहब को देखें क्रेडिट एक दें, उनको मैंने 1-2 मामलात में ब्रीफ किया तो उनको ये बुशारत साहब गवाह हैं, उन्होंने अपने मिनिस्टर को निकाल दिया, उससे महकमे ले लिए। इसलिए चौधरी अनवार उल हक साहब से हम ज्यादा उम्मीद रखते हैं, तो रखते हैं, क्योंकि ये ज्यादा जांदीदा, ज्यादा आप देखें तामल मजाज वाले और डिसीजन मेकर वज़ीर आज़म होंगे। आप देखिएगा पिछले 10 सालों में या 15 सालों में ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं आया होगा अगर इनको काम करने दिया गया तो। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। बशारत अब्बास साहब, मुर्तज़ा दुरानी साहब भी गुफ्तगू कर चुके हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा, ये करप्शन चूँकि बहुत बड़ा मैटर बन चुकी है, आप क्या समझते हैं? जैसे उन्होंने जिक्र किया, अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब खाई में गिरने वाला ही मामला रह गया हमारे पास। हमारे अस्पतालों की हालत देख लीजिए, हमने सियासी लोग लगाए हुए हैं, यानी सिफारिश चाहिए। हर ओहदे पे बैठा हुआ शख्स कोई ना कोई बैकग्राउंड रखता है, कोई ना कोई सिफारिश रखता है। सेक्रेटरीज देख लीजिए, हमारे यहाँ प्रिंसिपल्स की जो तैनातियाँ हैं। अब ये महकमा तालीम का जो किस्सा मैंने आपके साथ शेयर किया, महकमा तालीम स्कूल्स में, अब ये उस दौर के जो भी सेक्रेटरीज हैं इसमें इन्वॉल्व, इनको भी पूछना चाहिए साहब, जो इनको पॉलिटिकल लोग बैकअप दे रहे थे, इनका भी एहतसाब होना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? बिचारा तो पैसा, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपकी आवाज़ मैंने सुनी है। इसमें जो ये आज़ाद कश्मीर के अंदर देखो, आज़ाद कश्मीर के अंदर सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है जो ये तकर्रियों और तैनातियों की इंडस्ट्री है, ठीक। वहाँ लोग भर्ती होते हैं, वहाँ भर्ती बाकी और कोई चीज़ वहाँ पे नहीं है। दूसरा ये कि आपने करप्शन, और उसमें भी मेरी जो मालूमात हैं उनमें ये सेक्रेटरी इन्वॉल्व नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट सतह की तकर्रियाँ हैं, वो उन्हीं के अदवार में हुई है, उन्हीं के अदवार में है। लेकिन इन्हीं 2 सेक्रेटरीज के अदवार में वो हुई है ये तकर्रियाँ। लेकिन इन तकर्रियों का जो रिस्पॉन्सिबल है वो डायरेक्टर लेवल के जो लोग हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट सतह की ये तकर्रियाँ हैं। तो दूसरा, आज़ाद कश्मीर के अंदर करप्शन रोकने के लिए बहुत आसान तरीन नुस्खा मौजूद है। आप ये देखें कि जिन लोग फॉरेंसिक ऑडिट किया है कि आप किसी की सैलरी है 2 लाख रुपया, उसके सोर्स ऑफ इनकम है 2 लाख रुपया और उसके अखराजात है 5 लाख रुपया। 2 मिनट में आप उसको बैठा के पूछें ये 3 लाख ऊपर से कहाँ से लाती हो, उसके पास वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के आपके टॉप ब्यूरोक्रेट्स, उनमें से 13 लोगों के बैंक अकाउंट में गए हैं, जिनकी मालियत 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ मालियत के गए हैं। कौन से लाए वो पैसे? और रियासत छोटी सी चीज जगह है, हर आदमी एक दूसरे को जानता है, हर आदमी एक दूसरे की आबा अजदाद को जानता है कि वो फाइनेंशियल लिहाज से कैसे थे। जो आदमी रियासत, मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों ने कम लूटा है रियासत को, और सबसे ज्यादा लूटने वाले ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान हैं। आप एक ओवरसीयर, एक ASI के जब बैरिया टाउन में प्लाट होंगे, कहाँ से आए वो पैसे? ये पूछने में आप देखें, मैं एक दफा पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में एक दफा 8 माह के लिए तैनाती हुई थी बतौर चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो मेजर कलीम शाह साहब की। मैं समझता हूँ कि उस 8 महीने में एक डर, खौफ, दबदबा पैदा हो गया था। इसी तरह हम जो मौजूदा वज़ीर आज़म जो है, जो ये स्पीकर, पहली दफा स्पीकर जब बने थे आज़ाद कश्मीर के 9 माह की तैनाती के दौरान बतौर स्पीकर, इन्होंने जो इनका TA और जो इनकी सैलरी बनती थी तो वो 51 लाख रुपया थी। तो इन्होंने अपने स्टाफ को बुला के कहा कि कितने बनते हैं, इतने बनते हैं। उन्होंने कहा ये मस्जिद का एक नक्शा बनवाओ। वो मस्जिद का जो नक्शा बना तो उसमें उस पे अखराजात लगते थे 62 लाख रुपया। तो इन्होंने 11 लाख रुपया अपनी जेब में से दिया कि वो 51 लाख को 11 लाख रुपया ली, ये मस्जिद बनवाए। वो मस्जिद आज भी असम्बली अतल की मलिका मौजूद है। इसलिए हम तवक्को रखते हैं, और मौजूदा वज़ीर आज़म के रियासत के हर जो आदमी करप्शन के खिलाफ है, जो दयानतदार है, उसको वज़ीर आज़म का साथ देना चाहिए। अच्छा, माजी में ये करप्शन करने वालों की तो बड़ी लंबी फहरिस्त है ना बिशारत भाई साहब। आखिरी सवाल, और इस पे बिल्कुल शार्ट सा कमेंट कीजिएगा, वक्त हमारा बहुत ज़्यादा हो गया। मैं ये कह रहा था कि ये जो माजी में लूट चुके
अभी प्राइम मिनिस्टर ने क्या को फहरिस्त तैयार करवाना शुरू कर रखी है या नहीं, कि किसका कैसे एहतसाब करना है, किसने किस शोबे के अंदर लूटा है, या इस पे अभी वो हुकूमत साजी में मसरूफ है? मेरे ख्याल में वो चीजें तो ज़ाहिर है, वो बहुत सारी चीजों से इन पिक्चर है। बीइंग ए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पर वो हर चीज उनके पास, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उनके पास मौजूद हैं कि किस किस जगह पर दोनों हुई है। अब ये हम उम्मीद रखते हैं और पाक परवरदिगार तौफीक दे मौजूदा वज़ीर आज़म को आज़ाद कश्मीर में करप्शन रोकने के लिए इक़दाम उठाने पे। जो उन्होंने इक़दाम उठाए हैं वो खुश आइंद है रियासती अवाम के लिए, रियासत के लिए। और ये भी ये लोग याद रखें, अगर चौधरी अनवार अल हक साहब अगर आज़ाद कश्मीर में करप्शन रोकने के लिए, गुड गवर्नेंस के क़याम के लिए अगर इक़दाम ना उठा सके तो फिर रियासत का खुदा हाफिज़ है, फिर दुनिया का कोई आदमी नहीं उठा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया बशारत अब्बासी साहब जी। ये थे बशारत अब्बासी साहब। इससे पहले मुर्तज़ा दुरानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज़ाद कश्मीर में करप्शन जो है बहुत बड़ा मसला बनती जा रही है। चंद जो लोग हैं सवाल हैं उनकी ज़ात पर उठ रहे हैं। अगर मौजूदा वज़ीर आज़म भी कुछ ना कर सके तो कोई भी इन करप्शन करने वालों पे हाथ नहीं डाल सकेगा। और इस मामले में प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक के साथ मैं समझता हूँ कि हर आदमी खड़ा होने के लिए तैयार है। इसके साथ मुझे नए वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।